कौन से दो? एक कहलाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा कहलाएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम है वो कितने तरह का हो सकता है? बोलो। कौन कौन सा? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मतलब साफ होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब एक केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है भाई? रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं ना अलग अलग। अगर हम, वैसे तो ये सेल्फ डिफाइन है, सेल्फ डिफाइन कैसे है? मान लो आपने कोई ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें सारे के सारे एक ही स्टेट में हैं, जैसे कि N2 प्लस 3H2 और 2NH3। क्या खास बात है इस इक्विलिब्रियम की? बताओ, क्या खास बात है? बोलो, इस इक्विलिब्रियम की खास बात क्या है? कुछ खास बात नजर आ रही है क्या इसकी? नहीं, कोई खास बात नजर नहीं आ रही। अगर इससे आपको एक इंपॉर्टेंट बात एक्सट्रैक्ट करनी हो, क्या एक्सट्रैक्ट करोगे इस रिएक्शन से? बताओ क्या कॉमन लग रहा है? नाइट्रोजन का फेज बताओ तो जरा, हाइड्रोजन का बताओ, अमोनिया का बताओ, क्या फेज है इनका? बोलिए। नाइट्रोजन गैस में है, हाइड्रोजन भी गैस में है और अमोनिया भी गैस में। जब सारी की सारी, यानी आपने कंटेनर लिया और उसमें क्या मिलाया? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बना क्या? अमोनिया। तीनों जब सारे के सारे पूरा का पूरा मिक्सचर जब एक ही फेज में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? तो बस सीधी सी बात है, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सारे के सारे एक ही स्टेट में होंगे तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सी बात है। सवाल कैसे आएगा कि आपको क्वेश्चन देगा, बस बोलेगा कि 4-5 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। अब हेट्रोजीनियस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने पानी को गर्म किया और ये बन गया गैस। तो ये दोनों चीजें भी क्या है? सिंपल सी बात है। देखो ये कि पानी को आपने नीचे गर्म किया, तो गर्म करने से क्या बनेगी? क्या बनेगी? बनने से वेपर बनेगी। यानी वाटर की यहाँ पर दो फेजेस हैं, एक लिक्विड है और एक गैस है। क्या कहलाएगा ये? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? आराम से बस केवल इक्वेशन को देखो सामने से और देख के तुरंत पता लग जाएगा कि हेट्रोजीनियस क्या है। तो हर चीज स्टेप वाइज धीरे 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 सीखते जाओ। सीक्वेंस से सीखोगे तो लॉजिक समझ में आएगा। अब कल क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, देखो उसका अगला स्टेप आ गया। कल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी थी कि हम किसी को केमिकल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे। उससे पहले हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ठीक है ना? सीक्वेंस से चल रही है ना चीजें। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है कि भाई क्या फायदा है इसका,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका कोई फायदा भी है क्या? नहीं है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल रहे हैं उसका कोई फायदा भी है कि नहीं है, ये वाली बात हमको देखनी है। ठीक है, बोलो। अच्छा, तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, पहला देखो। पहली बात तो ये है कि आपने ए प्लस बी मिलाया और प्रोडक्ट बन गया सी। आपने ए का कोई अमाउंट लिया होगा, आपने बी का कोई अमाउंट लिया होगा, और आपने सी का कोई अमाउंट लिया होगा, मतलब सी का अमाउंट बना होगा। ठीक है, तो कितना ए और कितना बी बदल कर सी बना है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारा ये दोनों मिलकर सी बनाए। क्यों नहीं है ऐसा भाई? क्योंकि एक समय के बाद इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल टू इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो एक एक्सटेंट तक ही तो रिएक्शन होगी ना, उसके बाद तो रुक जाएगी। हाँ कि ना? बोलो। और इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है कि भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कहा, इक्विलिब्रियम का कल कई बार मतलब बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना जब इधर से इसका बनना और इधर से इसका बनना एक ही स्पीड से होगा। ठीक है, कि एक कंसंट और या फिर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसकी कंसंट्रेशन है, जब दोनों कंसंट्रेशन बराबर होगी तो रिएक्शन एक तरह से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो कहां तक हमको प्रोडक्ट मिलता है, एक्सटेंट क्या है? तो पहला पॉइंट है प्रेडिक्ट और प्रेडिक्ट द extent of a reaction on the basis of मैग्नीट्यूड। मतलब समझ में आता है इसका आपको? मैग्नीट्यूड का मतलब के की हमको वैल्यू होगी, हमारे पास कोई वैल्यू हमको देगा के, उस वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो रही है, कहां तक होकर जा रही है। बोलो, क्लियर हुई बात? ये पहला पॉइंट है। अच्छा, पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया, किस एक्सटेंट तक होगी ये हमको पता पड़ेगा के की वैल्यू से। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है तो किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है इसका भी पता लगा सकते हैं। प्रेडिक्ट द प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। समझ में आ गई कि एक इंस्टेंस पे आपने रिएक्शन को देखा, पता करा कि इस पे किस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, कि फॉरवर्ड चल रही है या बैकवर्ड चल रही है। कितने पॉइंट हो गए? ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कैलकुलेट कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कि जब इक्विलिब्रियम होगा उस पर दो साइड हमारे पास है, एक रिएक्टेंट है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट।
तो किसी भी चीज का उस पर्टिकुलर समय पर कंसंट्रेशन क्या है, इसका प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं, यानी कभी भी किसी लेवल पर। ठीक है। अच्छा, इसका इस चीज का मतलब आपको समझ में आ रहा है? देखो सिलवासा में कितनी सारी इंडस्ट्रीज है ना इंडस्ट्रीज। अरे है कि नहीं इंडस्ट्रीज। और किसी भी इंडस्ट्री में हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो अब देखा होगा बड़े बड़े चैम्बर और चीजें लगी होती हैं। तो हर पॉइंट पर वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, कब प्रोडक्शन कम करना है, कब प्रोडक्शन ज्यादा करना है। ये सब होता है कि नहीं होता है? तो ये सब कैसे होता होगा, समझ में आ रहा है तुमको? ये सब खेल है केमिकल इक्विलिब्रियम का, कि रिएक्शन रिएक्टेंट के चैम्बर होते हैं, फिर प्रोडक्ट जहाँ बन रहा है वहाँ चैम्बर होता है, फिर कंडीशन के लिए टेम्परेचर होता है, फिर प्रेशर होता है। तो कैसे एक प्रोडक्ट को बढ़ाना है, कैसे कम करना है, कब मॉडरेट स्पीड से चलाना है, तो ये सारी बातें कंट्रोल जो की जाती हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम से की जाती है। हाँ के ना? कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई चीज लीक कर गई, मान लो कोई रिएक्टेंट आपने डाला लीक कर गया, तो उसको रोकना कैसे? रोकने के लिए डायरेक्शन को रोकना पड़ेगा ना, रिएक्शन को दूसरी डायरेक्शन में भेज दो, है कि नहीं? तो ये काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन चीज की। सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अंकुश जा, ये टाइम है तेरा क्लास में आने का। अंकुश, ये टाइम है क्लास में आने का। अरे यार ये सब छोटी बात हो गई, ये पुरानी बात हो गई, इनको बंद करो, कोई नया झूठ पकड़ो। अब ये पचता नहीं है सब। चलो पहला पॉइंट बोलो क्या है। क्या पहला पॉइंट बताया था हमने? प्रेडिक्शन ऑफ, जल्दी बोलो। प्रेडिक्शन द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? किसका मैग्नीट्यूड देखेंगे हम? केसी का, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी से देखो न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, और बहुत आसान है, देखो कितना आसान है, समझो आप। देखो अगर वैल्यू देता है ना हर रिएक्शन में, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, हमेशा हमको केसी की कोई ना कोई वैल्यू देगा वो। और वैल्यू पे पॉइंटों में नहीं जाना है, हमको उसकी पावर को देखना है। देखो पावर को चेक करना है। जैसे पहली कंडीशन है, नंबर वन कंडीशन है, के सी इज ग्रेटर देन 10⁻³ ठीक है। के सी यानी कि मान लो कहीं वैल्यू दे दिया के सी का 2.3 इंटू 10⁻³ इस तरह की अगर आपको मिल गई पावर 3 में, अगर के सी की वैल्यू मिलती है, तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट जो होता है प्रीडोमिनेट करता है रिएक्टेंट को। मतलब केसी की वैल्यू इस रेशियो में है, तो उससे खूब प्रोडक्ट बनेगा फटाफट। ठीक है। मतलब रिएक्शन जो होती है ना, क्या हुआ स्क्रीन दिख नहीं? एक सेकंड, एक सेकंड। दिखा? फिर नहीं दिखा, क्या बात हो गई?
आ गया? अच्छा, तो इस कंडीशन में अगर ऐसा देख लो, देखो आपको कुछ नहीं देखना, केवल आपको इसकी के की वैल्यू देखनी है, केसी की, और उस वैल्यू में भी क्या देखना है, ये रेंज देखनी है कि पावर 3 में आ रहा है क्या, 1000 में आ रहा है क्या। इसका मतलब है ना कि आपने अगर एक रिएक्शन ली ए प्लस बी, इसका मतलब समझो बना क्या, सी। तो मतलब ये मान के चलो कि आपकी जो रिएक्शन है ना कंप्लीट हुई है, लगभग कंप्लीट हो रही है, नियरली कंप्लीटेड। मतलब क्या निकला इसका कि ऑलमोस्ट जो रिएक्टेंट थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल देखना, इस तरह की कैसी रिएक्शन होगी, जैसे आपने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लिया, क्या बनेगा, क्या बनेगा इससे, माइक बंद करो, किसकी आवाज आ रही है, माइक बंद करो, किसका ओपन है। क्या बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, H2O बनेगा। और इसको हमने 500 केल्विन पर लिया क्योंकि कंडीशन तो बहुत जरूरी है। तो देखा गया कि केसी की जो वैल्यू है ना वो आ रही है 2.4 इंटू 10⁻47। बताओ ये रिएक्शन कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। अरे भाई हमको तो 10⁻3 चाहिए था, ये तो उससे भी ज्यादा जा रहा है काफी। हाँ क्या ना, तो सिंपल सी बात है कि आपको देखना ही नहीं है, आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करके 10⁻3 से ज्यादा दिख जाए तो समझो कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको स्टेटमेंट देगा, वैल्यू देगा, आपको बताना है कि भैया किस स्टेट होना है। H2 गैस प्लस Cl2 गैस बना दिया 2HCl गैस। टेम्परेचर दे रहा है ये 300 केल्विन। Kc की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻31। बताओ क्या आइडिया है आपका इस बारे में। कंप्लीट होगी ना रिएक्शन कि यानी ये आराम से HCl के अंदर पूरी की तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, H2 गैस प्लस Br2 गैस से बन रहा है 2HBr गैस। टेम्परेचर दिया है इसने एट 300 केल्विन। Kc की वैल्यू दी है 5.4 इंटू 10⁻18। बताओ कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। सबको समझ में आ रही है ना। इसका मतलब, इसमें कंप्लीट का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि Kc की वैल्यू अगर 10⁻3 से ज्यादा है, ठीक है, नंबर की नहीं देखना है हमको, क्या देखना है, इस पावर को देखना है। इस पावर को चेक कर लो आप, ये अगर 10⁻3 से ज्यादा है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब दूसरी कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 2, अगर Kc की पावर, Kc की वैल्यू लेस देन 10⁻³ है, 10⁻³ से तो ज्यादा होनी चाहिए और 10⁻³ से कम है। मतलब क्या हो गया, यहां पर रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट करेगा किसको, प्रोडक्ट को, यानी यहां रिएक्टेंट का दबदबा रहेगा। किसका दबदबा रहेगा,
रिएक्टेंट का। और इस रिएक्शन के लिए हम कहेंगे कि बहुत रेयरली हो रही है रिएक्शन प्रोसीड्स रेयरली, बहुत मुश्किल से हो गई है। सही कि गलत? बोलो सही है कि गलत है ना? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल है H2O को आपने डिकम्पोज कर दिया H2 प्लस O2 में। टेम्परेचर वही ले लिया है आपने, कितना? 500 केल्विन। और Kc की वैल्यू इसके लिए क्या दे रहा है? 4.1 इंटू 10⁻⁻48। बताओ ये रिएक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका? रिएक्शन के बारे में क्या? अभी अभी देखो, आपने देखा था पहले, हमने इसका एग्जांपल लिखा था ऊपर, देखो अगर थोड़ा ध्यान हो। हमने कहा था कि ये वाली रिएक्शन ना इस डायरेक्शन में बढ़िया से हो रही है। तो सही बात है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन अच्छी है तो बैकवर्ड रिएक्शन तो स्मॉल ही होगी ना। याद आ रहा है भाई? वही तो एग्जांपल बताया ना, उल्टा करेंगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। यही तो बोला था कि अगर जाते वक्त के ऐसा है तो आते वक्त इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स ही हो गया, माइनस हो गई वैल्यू। तो मतलब H2 प्लस O2। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़कर वाटर बनाना तो आसान है, लेकिन वाटर को डिकम्पोज कर कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाना बहुत ही मुश्किल है। आ गई बात समझ में आपको? है ना? ठीक है। इन सब बातों से ये कौन पॉसिबल है कि नहीं है, ये सब पता चलता है इससे। चलो एक और कंडीशन, एक और रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस 2NO गैस। ये 298 केल्विन पर Kc की वैल्यू दे रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁻31। बताओ क्या ख्याल है इसके बारे में? दूसरा बच्चा बोलेगा, एक ही बच्चे की आवाज आ रही है मुझे भी। कोई गर्ल्स जवाब देगी इसका? इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, मतलब ये प्रोडक्ट ये डोमिनेट करेगा ना। आप कभी भी इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा? हमेशा ये ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है कि नहीं? ठीक है बात? तो एक कंक्लूजन हमको निकल के आ गया क्या, कि केसी जो है ना एक रेंज में फॉल कर रहा है 10⁻³ से लेकर 10⁻³ तक। सही है ना? अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये इसकी रेंज हो गई है। ठीक, 10⁻³ है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट, ऑलमोस्ट रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। यही तो कंक्लूजन निकला। अरे हाँ कि ना बोलो भाई। मतलब एक्सट्रीमली लार्ज प्रोडक्ट बनेगा। लार्ज प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज प्रोडक्ट बनेगा। इसका जस्ट उल्टा यहां पे होगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, बड़ी मुश्किल से हो रही है, थोड़ी बहुत कोई हुई है, हार्डली प्रोसीड्स। ठीक है? और अगर वैल्यू बीच में आ जाए 1,
इनके बीच में वैल्यू आ जाए, क्या बोलोगे कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। बोलो समझ में आया कि नहीं बात? यानी कि केसी को जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बेकार नहीं है। केसी से रिएक्शन होगी, कितनी होगी, अभी तो हमने केवल ये पढ़ा है कि ये कितना प्रोडक्ट बनाएगी, कोई भी चीज से कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो केसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ गई बात समझ में? तो क्या बात ध्यान रखनी है, अगर 10⁻³ की रेंज में है तो प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, सॉरी प्रोडक्ट करेगा रिएक्टेंट करेगा, रिएक्टेंट करेगा। और अगर 10⁻³ यानी केसी की अगर वैल्यू लार्ज आ रही है तो प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ तर्क से कि ऐसा मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्शन ली हमने A+B से बना क्या, C+D, यही थी बात। इससे हमने केसी कब बनाया था, केसी कैसे बनाया था, हमने कहा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, याद करो कल ही तो बताया था। अरे बोलो भैया, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे किसकी, रिएक्टेंट की। अब केसी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी बताओ, केसी की वैल्यू पॉजिटिव यानी 10⁻³ मतलब पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब ये ऊपर वाला ज्यादा होगा, है ना। केसी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब ऊपर वाला ज्यादा होगा, और ऊपर वाला ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा है। और नेगेटिव कब आएगी, जब नीचे वाला ज्यादा होगा। दिख रहा है ना, समझ में आ गई बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब तरह से, कि केसी की वैल्यू हमको कैसे बताती है कि कौन ज्यादा बनेगा। समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये हमने बताया है, ध्यान से सुनो समझो दिमाग में, कल मैं क्लास में घुसते ही ना सब बच्चे का एक तो काम पूरा होना चाहिए, ये जहां तक आज हो जाएगा, और दूसरा याद होना चाहिए दिमाग में कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं और क्या क्या उससे फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज एक से दूसरे से कनेक्टेड है, बैठेगा नहीं कोई कोई आके, पढ़ के आओ जिससे फटाफट बता सको कि क्या पढ़ रहे हैं हम। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, बोलो पहला पॉइंट क्लियर है, कौन सा, कि हमको पता चलने लग गया है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है प्रेडिक्ट द, बोलो जरा, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास। ये भी हमको केसी और केसी से पता चलता है। देखो एक चीज को फिर समझो, कंफ्यूज बिल्कुल मत रहो, यहां पर हमको दो चीजों की वैल्यू चाहिए, एक चाहिए क्यू की जिसको हम क्यू सी कहते हैं, और एक हमको वैल्यू चाहिए के सी की। इस क्यू को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ जरा, बताया था मैंने कल, रिएक्शन कोशेंट, क्या बोलते हैं इसको। हाँ, अब इन दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है, एक जरा सी बात का फर्क है। देखो दोनों एक ही चीज है वैसे, जैसे फिर समझो, एक रिएक्शन हमने लिया A+B से बना दिया C+D, तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है ये समझो फिर। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट को ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ गई बात समझ में?
अब कई बच्चे कहेंगे सर यही तो आप केसी बता रहे हो, केसी भी यही बताया हमने। बस बात यही है कि क्यूसी और केसी लगभग एक ही चीज है, बस फर्क क्या है, अगर हम किसी रिएक्शन का कभी भी ये रेशो निकालेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, किसी भी कंडीशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का की कंसंट्रेशन का, तो उसको हम क्यूसी ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्यूसी बोलेंगे। यानी कभी भी आपने एक रिएक्शन स्टार्ट की और कभी भी आप उसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट का रेशियो निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट। लेकिन लेकिन अगर इसी कोशेंट को हम, इसी क्यूसी को हम मेजर करें एट इक्विलिब्रियम, किस पर? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हो ना, जब दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो उस समय क्यूसी बिकम केसी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? बस छोटी सी इतनी सी बात है कि क्यूसी इज केसी। क्यूसी मतलब कभी भी निकालोगे तो क्यूसी है। लेकिन लेकिन एक कंडीशन, अगर रिएक्शन कैसी है? इक्विलिब्रियम पर है, तो क्यूसी को ही हम क्या बोल देते हैं? केसी। क्योंकि यही तो फॉर्मूला लगाया था अभी केसी का भी, आपसे सोचो। ठीक है, बस यही बात हमको करनी है। डायरेक्शन का पता लगाना, डायरेक्शन का मतलब आपको ये पता लगाना है किसकी वैल्यू से? क्यूसी और केसी से, कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखो, कितनी कंडीशन हो सकती है क्यू और सी की? एक कंडीशन हो सकती है कि क्यू सी इज ग्रेटर देन क्या है? के सी। बोलो हाँ के ना? बोलो भाई। पहली कंडीशन हो सकती है क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी। तो इस समय रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड करेगी। कहाँ होगी डायरेक्शन? रिएक्टेंट। मतलब ए प्लस बी से बना सी प्लस डी, तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ है? ये। आ गई बात समझ में सबको? मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। कौन से डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में, या इसको हम कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो सबको समझ में आता है नहीं आता? छोटी छोटी बातें, इसमें कुछ रट्टा मारने जैसा नहीं है, बस वैल्यू को देखो और चेक करो। नहीं समझेंगे तो हम उसको देख के घबराएंगे, क्या दे दिया भाई, क्या पूछ रहा है हमसे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि क्यूसी क्या हो? क्यूसी क्या हो? पहले इसको वो कर लेते हैं, लेस देन केसी। तो क्या हो जाएगा बताओ? डायरेक्शन क्या होगी? प्रोडक्ट की डायरेक्शन, प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। और रिएक्शन किस में प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ के ना? अच्छा, चलो एक और बात देखते हैं। तीसरी कंडीशन तो आपको दिख ही रही है, बताओ कौन सी है तीसरी कंडीशन? क्यू सी इज इक्वल टू के सी। बताओ क्या होगा इसमें? ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब क्यू सी के, अरे दोनों नहीं, एट इक्विलिब्रियम।
अरे यही तो हमने बताया था, मेन बात तो यही है ना कि केसी और क्यूसी में कोई फर्क ही नहीं है। वो जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या होती है वो कंडीशन, इक्विलिब्रियम की। आई बात समझ में? मतलब के क्या होता है, देखो के को समझो आप, के को, भाई के की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, के का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो के की ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, यही मतलब है ना। और प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है मतलब रिएक्शन सीधी भाग रही है। और क्यू की कम ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि वो उल्टे डायरेक्शन में भाग रही है। एक ही चीज को पकड़ लोगे ना तो फिर कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, बस इसको पकड़ लो क्यू को, कि के ज्यादा होता है तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भगाता है, और के कम होता है तो कहाँ ले जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? एकदम आ गई समझ में? बोलो समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, बुक का ही दिया है, क्या इसको हम कर पाते हैं नहीं कर पाते? देखने में बड़े लगेंगे लेकिन बहुत आसान न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ, और बच्चों इन जो चैप्टर पढ़े हैं ना इनके न्यूमेरिकल्स को करो आप, आसान है, कुछ हम कराते हैं कुछ आपको करने हैं। वैल्यू ऑफ के सी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, 2A से बन रहा है BC। 2A क्या है, रिएक्टेंट है, वैल्यू दे रहा है ये KC की, इसके लिए 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, समझ में आ गई? एट ए गिवन टाइम द concentration या कंपोजिशन जिसको कहेंगे, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, आपको दिख रहा होगा, आपने अगर बुक खोल के रखी होगी तो क्या दे रहा है ये, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दे रहा है 3 × 10⁻⁻⁴n। अब सवाल क्या पूछ रहा है देखो, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन प्रोसीड्स। एप्लीकेशन आ गई ना ये। अच्छा अब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है भाई, हमारे पास ट्रिक है कि हमको केसी और क्यूसी का रिलेशन निकालना है, हाँ कि ना बोलो? इतना सही है ना? अगर हमको क्यू और केसी का रिलेशन पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, यानी क्यूसी और केसी का। अब केसी तो इसने दे के रखा है हमको, ये दे रखा है, हम निकाल क्या लें, क्यूसी। और क्यूसी निकालने का फॉर्मूला बता दो जरा। क्यूसी क्या कहता है, क्यूसी कहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्शन क्या थी, बी सी, कहाँ गई, ये रही देखो, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और टू को कहाँ ले जाऊं, पावर में। सही है कि नहीं है? रख दो वैल्यू, तो क्या हो गया, दिया क्या है, 3 × 10⁻⁻⁴ और 3 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड किससे करना है, 3 × 10⁻⁻⁴ की पावर 2। तो ये तो सारा कट गया ना एक तरह से, भाई यहां भी दो और यहां भी दो, तो क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो क्यूसी की वैल्यू आई है हमारे पास 1, और केसी की वैल्यू हमको क्या दी थी इसने, 2 × 10⁻⁻3।
तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1/1 2 3। तो वैल्यू क्या हो गई 0.002। अब पता करो QC बड़ा है या KC बड़ा है। QC इज ग्रेटर देन क्या है, तो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी ये। बोलो टफ है क्या। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसके थर्मोडायनेमिक्स के भी आसान है, इसके भी आसान है। बस हमको लगता है, डर लगता है कि कौन करे इनको। ठीक है बात। तो इस तरह के न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है। आज बताओ क्या पढ़ा हमने, जल्दी से रिवाइज बताओ मुझे, क्या दो चीजें सीखी। उसके बाद कल सबको पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसकी कंडीशंस हैं, क्या उससे पता चलता है। कौन कौन सी तीन कंडीशन बताई ना, तीन में से दो हमने करवा दी है। इतना बताओगे तो आगे हम फिर तीसरी कंडीशन करेंगे कि इक्विलिब्रियम पर हमको कंसंट्रेशन निकालना है। बोलो क्लियर है कि नहीं बात सारी। ठीक है। तो कल एक पॉइंट बचा है, लेकिन सब पढ़ के आना। देखो पढ़ के आओगे, न्यूमेरिकल को करो, यहाँ भी करो, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, सारे कराने का टाइम हमारे पास है भी नहीं। और दूसरी बात है, जब टीचर कराता रहता है तो डाउट तो क्लियर होते हैं, लेकिन बच्चा सीखता तभी है जब वो खुद करता है। समझ में आ गई बात। लर्निंग तभी होती है जब बच्चा खुद ट्राई करता है, और जब अटकता है ना कि मैं क्या करूं, मुझे किस डायरेक्ट, तब। अब नहीं तो हम कराते जाएंगे आपको सीधे सीधे, हाँ सर सही सही है सही है सही। इसलिए ट्राई जरूर करो। और इसमें से न्यूमेरिकल से सवाल आता है, न्यूमेरिकल से ही सवाल आएगा, ये पक्की बात। ठीक है। तो अब देखो, अब एक सवाल देखो, पहले हम अगर ये सवाल करते थे कि भाई बताओ कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आप कहते थे हमें क्या पता सर। ऐसा आता था ना कि हमें क्या पता, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या कितनी होगी। तो अब पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यही सब्जेक्ट का मजा है। जितने टॉपिक्स आप पढ़ते जाओगे तब आपको सब शक्ल देख के पता, कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे याद करने की भी टेंडेंसी रखो थोड़ा थोड़ा। जैसे कुछ रिएक्शन है, अभी हमने एक बहुत मज़ेदार रिएक्शन पढ़ी थी, H2 + O2 बिकम्स H2O, है ना। तो ये रिएक्शन ईजी हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन को जलाओ, ऑक्सीजन से वाटर बनेगा, लेकिन वाटर से आपको दोनों बनाना हो तो इम्पॉसिबल है। तो आपको ये कहेगा क्यों सर क्यों सर। तो अब हमारे पास पुख्ता रीज़न है इसके। क्या रीज़न है, एक तो इसके लिए डेल्टा H बहुत नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये, थर्मोडायनेमिक्स में बता दिया था हमको ये बात। अरे हाँ के ना। और दूसरी बात, रही सही बात, हमको यहाँ केसी ने बता दिया कि अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो केसी का वैल्यू क्या आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है। तो अब आपके पास लॉजिक डेवलप हो रहे हैं, रीजन डेवलप हो रहे हैं। यही इसीलिए साइंस पढ़ा जाता है। चीज़ें वही हैं पुरानी, 9th 10th में जो पढ़ी हैं, लेकिन 11th 12th पढ़ के और आगे पढ़ के लॉजिक्स आते हैं, रीजन समझ में आते हैं कि भाई ये रिएक्शन होती थी तो क्यों होती थी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अच्छा समझ में तभी आता है जब बच्चा